अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अच्छा, आपने सही किया होगा उम्मीद है, लेकिन वो गुलबर्ग की क्लास में ना मैं यही सवाल जब लिखवा रहा था तो एक वैरायटी मुझे थोड़ी सी और चेंज करने का दिल किया, तो आपकी बिना वो एक सेंटेंस चेंज कर देता हूँ। आपने ठीक किया होगा, बस ऐसी एक वैरायटी और आ जाएगी। फ्यूल कॉस्ट वाली लाइन में आइएगा। फ्यूल कॉस्ट क्या लिखवाई थी मैंने? 250 पर मशीन आर। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि आंसर चेंज ना हो ताकि आप परेशान ना हो। मैं इसी जुमले को एक और तरह से लिखवा देता हूं। अगर जगह है आपके पास तो इसी सेंटेंस को एक ब्रैकेट में एक और तरह से लिख लें ताकि वो वैरायटी जो बाद में दिल में आई थी वो आपको भी बता दूं। ये जो लिखा है ना मैंने, फ्यूल कॉस्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी 250 पर मशीन आर, इसको लिख लें 50 पर लीटर। 250 नहीं, 50 पर लीटर। और अदर इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट और लिख लें, फ्यूल कंजम्पशन वाज 5 लीटर्स पर मशीन आर। तो चलो आपका एंड आंसर वही रहेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहला खर्चा क्या था? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर हो जाएगी। अच्छा, ये जो मैं यहां आपको बातें सिखा रहा हूं ना, ये ब्रैकेट में, ये कोई बहुत नए काम नहीं है, ये आपने बचपन में, बल्कि बचपन क्या, क्यूएम तो पास है ना। हाँ, तो सादा सा मैथ इन्वॉल्व है इसके अंदर। बस क्या वैल्यू थी? 500 पर यूनिट। अब जब ये पर यूनिट है तो टोटल तक जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या? 40,000 क्या यूनिट। चूंकि ये पर यूनिट है तो इसलिए आपको इसको 40,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 मिलियन। चलो पहले वेरिएबल ही कर लेते हैं। आगे क्या था? डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल है। ये क्या था? 400 पर आर। अब ये 400 पर आर है तो इसको मल्टीप्लाई भी कितने करेंगे? आर से, टोटल आर से। तो टोटल आर तो है नहीं, मैंने तो बताया था कि लेबर आर कितने लगे। तो अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते दूं, लेकिन स्टिल ये टोटल फॉर द ईयर नहीं आया है, इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40,000 जी। 48 मिलियन। ये इसी को थोड़ा सा जरा और ऑपरेशन करके देता हूं। 400 क्या है जी? रुपीज 400 पर आर। 3 क्या है? 3 आवर्स पर यूनिट। 40,000 क्या है? यूनिट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आवर्स बनेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट बनेंगे। और अगर आपको पहले ही बात पता होगी वैसे तो ठीक है, नहीं तो एक वैसी मजे की बात, तभी आंसर रुपीज में आ रहा है। क्योंकि जब कोई भी फिगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो वही वाली हरकत उसके यूनिट्स के साथ भी हो रही होती है। तो ये यूनिट्स डिवाइड होकर कट गया, ये आवर्स डिवाइड होकर कट गया, तो इसलिए आंसर रुपीज में रह गया जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ओके? सब सारे ओके? सारे के सारे? हाँ जी। ये लेबर वाली बात को, लेबर का रेट, वेज रेट 400 पर आवर था, ये 500 पर यूनिट था। टोटल तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। वेज रेट रुपीस पर आवर है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा?
टोटल आर्स से। ये टोटल आर्स निकालें। ये टोटल आर्स कैसे निकाले? एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं, तो पूरे साल में कितने आर्स लगे होंगे, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज बन गई टोटल आर्स। इसको इस वेज रेट पर आर से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल लेबर कॉस्ट आई है। अगला खर्चा क्या था? फ्यूल कॉस्ट। अच्छा, एंड आंसर वही रहेगा, मैंने डाटा वही बनाया है, दोनों तरीकों से बताता हूं, यानी दोनों वैरायटियों से बताता हूं। कल मैंने लिखवाया था 250 पर मशीन आर, तो टोटल तक पहुंचने के लिए मशीन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। और अभी जो मैंने वैरायटी चेंज कराई है 50 रुपए पर लीटर है, तो उसके लिए टोटल लीटर चाहिए, लेकिन हमें यह पता है कि 1 घंटे में इतने लीटर लग जाते हैं, तो टोटल तो ये जो अभी लेबर में बताया था दोबारा बताता हूं। ये 50 रुपए क्या है? रुपीज पर लीटर। 5 क्या है? लीटर पर आर। ये क्या है? आर। तो इसलिए आंसर रुपीज में रह रहा है। और क्या था? सेल्स कमीशन। कितनी है कमीशन? 4 रुपए पर यूनिट, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये सेल्स कमीशन है, तो जितने यूनिट्स बिकेंगे उनसे मल्टीप्लाई करना है। 120 का। और क्या है? डेप्रीसिएशन। मशीन आर्स वाली डेप्रीसिएशन वेरिएबल है, तो डेप्रीसिएशन मैंने बताई थी 50 पर मशीन आर, टोटल मशीन आर से मल्टीप्लाई। कल मैंने ज़बानी ज़बानी बताया था, अगर आपने आर्स मेथड नहीं पढ़ा बचपन में तो यूनिट्स मेथड जैसा ही होता है, यानी कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, जो कि आर्स में होती है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने आर्स इस्तेमाल हुए। तो ये क्या चीज़ है? स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन पर आर, फिर उसको जितने आर इस्तेमाल हुए उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये चीज 50 बताई थी, और जितने आर्स इस्तेमाल हुए फिर उससे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, सबको सब समझ आ रहा है ना? पक्की बात? चलो कमाल जी। और क्या था? वेरिएबल कॉस्ट यही थी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से है, और जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है, बस पीरियड में इनकर होगी, वो फिक्स्ड है। तो ये क्या क्या थी? रेंट कितना था? 150 पर मंथ, तो उसको फिर करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई जी। और क्या था? सैलरीज थी, कितनी? 2 लाख पर, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या था? एनुअल इंश्योरेंस, तो ये तो है ही एनुअल, तो ये पूरे साल की ही फिगर है। और क्या था? सिक्योरिटी चार्जेस थे पर क्वार्टर, और आजकल साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। 75,000। और कुछ? बस इसमें से बताएं बेटे, किस खर्चे में कोई एतराज कंफ्यूजन है जी? अच्छा 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 अच्छा, ये सिक्योरिटी चार्जेस ना, ये वो कोई सिक्योरिटी रखवाना, ये वो नहीं है। मैंने बताया भी था कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होगा, कुछ सारा स्टाफ होगा, ये हिफाजत वाला है, ये उसको हम किराया या तनख्वाहें दे रहे हैं, तो एक्सपेंस है ये। और किसी एग्जाम्पल पे कोई एतराज? चलें, वेरिएबल फिक्स भी काफ़ी है। और ये एक बात बता रहा हूं, मेरा ख्याल है कि आसान सी है, कोई मसला नहीं है। फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर हम डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट के हिसाब से बांटें तो मैंने उसकी फाइनली 3 शक्लें बता दी थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो उस एतबार से अगर फैक्ट्री के खर्चों को देखें तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और एफओएच है। यही फैक्ट्री के खर्चे, ये मैं सब फैक्ट्री के खर्चों की बात कर रहा हूं। अगर इस एतबार से देखेंगे तो वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच है। लेकिन अगर फैक्ट्री के खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल के हिसाब से देखें तो उसकी शक्ल बनेगी ये क्या कर दिया मैंने। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नजर से देखें तो ये 3 शक्लें, वेरिएबल फिक्स के हिसाब से देखें तो वेरिएबल और फिक्स्ड है। मैंने अब इनको रिलेट ऐसे किया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है वो वेरिएबल ही होते हैं, हमेशा वो हमेशा वेरिएबल ही होते हैं। अगर वो फिक्स्ड हुए ना तो फिर वो डायरेक्ट ही नहीं रहेंगे, तो ये हमेशा वेरिएबल होते हैं। जबकि जो एफओएच हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं। ये सब एफओएच है, ये एफओएच है, ये तो खैर सेलिंग खर्चा है। तो एफओएच फिक्स्ड वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ये वेरिएबल ही होते हैं। तो ये मैंने दोनों को एक मिला के चीज बताई। और ये जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बता रहा था ये बहुत है। अब मैं आपको बचपन की पढ़ी हुई कुछ परसेंटेज की वैरायटियां बताता हूं, ये कॉस्ट में काम आएंगी। इससे रिलेटेड बताएं, कुछ पूछना है तो। अच्छा, ये ना, ये बस ये इंश्योर कर रहा हूं कि आपको ये मल्टीप्लाई करना और प्लस करना, ये चीजें आपको आती हैं, बस ये तसल्ली कर रहा था बस। और ये जो नाम बताए हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड, डायरेक्ट, एफओएच, ये पूरी कॉस्ट में आगे चल के ये बार बार नाम इस्तेमाल होने, तो उनको मैंने समझाया है। तो ये 2-3 क्लासें इनफैक्ट कॉस्ट पढ़ने की तैयारी हो रही है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट मैंने अभी नहीं बताई, ये मैं आपको ना काफी अरसे बाद हाई लो मेथड एक चीज पढ़ाऊंगा, तब जिक्र करूंगा इनका, अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। चलें, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बस बहुत है। अब हम परसेंटेज कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करते हैं, और ये आपको आती हैं, मैं सिर्फ करवा के आपको याद करवा रहा हूं, ये आती हैं, आपको आनी चाहिए। चलें, अब मैं ना सवाल ही सवाल करा रहा हूं और आसान से शुरू करके फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बस जो कुछ भी अभी सिखा रहा हूं ये सवालों की शक्ल में सिखा रहा हूं। बिल्कुल सादे से शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखें, टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 700 मिलियन, 700 मिलियन। It comprises of 40% cash and 60% credit. Sales commission on cash sales, 3% है, और कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स 5%
2% है। टोटल कमीशन फॉर द ईयर बताएं, टोटल कमीशन फॉर द ईयर। पता नहीं, देखता हूं। हाँ जी, डन। टोटल सेल्स कितनी है? इनमें से कैश सेल्स, तो कैश सेल्स की अमाउंट पे 3% कमीशन है और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट पे 2% कमीशन। 8.4, ये भी 8.4। अच्छा, इसमें किसी को कोई मुश्किल परेशानी? शर्म आनी चाहिए वैसे, लेकिन चलें फिर भी, अगर किसी को कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, ऐसे तो डूब मरने का मुकाम है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मसला है तो बताएं। हाँ जी, पूछने से पहले तुझे मौत क्यों ना आ गई, लेकिन फिर भी बताएं अगर पूछना है तो। चलो, कोई मसला ही नहीं किसी को। अगला सवाल लिखें। अच्छा, ये सीधी सीधी बस परसेंटेज कैलकुलेशन और उसको इस्तेमाल कैलकुलेट करना, फिर इसके बाद फिर मैं आगे थोड़ी सी एडवांस चीजों पे चलूंगा। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 540 मिलियन, 540 मिलियन। Total selling expenses for the year, total selling expenses for the year 90 मिलियन, 90। और इस 90 मिलियन के साथ ब्रैकेट में लिखें फिक्स्ड एक्सपेंसेस 12 मिलियन है, यानी ये जो 90 बताए हैं इनमें से फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 12 मिलियन है। आपसे रिक्वायर्ड है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट ऑफ सेल्स हैं, सेल्स का कितने परसेंट है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के कितने परसेंट हैं। हाँ जी, डन। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 78। सेल्स कितनी है? 540। तो ये सेल्स का कितने परसेंट हुए? 14.4%। जी सारे 14.4। ये मैं आपको ना परसेंटेजेस की कैलकुलेशन हो सकता है आज जो बताऊं उसमें कुछ नया भी हो आपके लिए शायद, लेकिन ये सब आपको आता है, आना चाहिए। ये सिर्फ बीच बीच में जहां कैलकुलेशन, क्योंकि कॉस्ट में टोटल न्यूमेरिकल है और कई जगह पर हम लोग परसेंटेजेस लगा रहे होंगे सवालों में, तो मैं क्लासेस के शुरू में ना ऐसी बस परसेंटेजेस से खिलवा रहा हूं आपको, ताकि शुरू में जरा हाथ उस पर रवां हो जाए, इसलिए बस परसेंटेजेस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक बात बता रहा हूं जो उम्मीद तो है कि आपको पता होगी, लेकिन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद ये बात भूल भी जाती है लोगों को। अब जिन्होंने परसेंटेजेस निकाली हैं शायद फ्लो में वो ऐसे ही कर गए होंगे,
लेकिन इस 14.4% परसेंट की इंटरप्रिटेशन ये है कि हम जब दो फिगर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है और ये सेल्स है, और इनका आपस में रिलेशन परसेंटेज की शक्ल में देखना चाह रहे हैं, तो जब भी कोई दो फिगर्स का रिलेशन परसेंटेज में देखना होता है तो कोई ना कोई बेस होती है कि बेस किसको रखना, माने किसकी बेस पे। जैसे अगर एक क्लास का, वैसे ही कॉलेज वाले एनालिसिस करते हुए ये एनालिसिस करें कि 40% बच्चे पास हैं, तो इसमें सवाल ये बनता है कि 40% ऑफ व्हाट? नहीं 100% नहीं, 40% ऑफ व्हाट? कौन टोटल? नहीं, देखना पड़ेगा कि कॉलेज ने 40% के लिए बेस क्या रखी थी। हो सकता है कॉलेज ने डिसाइड किया हो कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट देते थे उनमें से कितने पास हैं, तो अब डिनोमिनेटर में क्या रखा होगा? जितने लोग टेस्ट देते हैं। अगर कॉलेज वाले कहे नहीं, हम ये देखना चाह रहे थे कि जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे उनको बेस रखें, तो क्या होगा? तो अब डिनोमिनेटर में क्या रखा होगा? टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। अगर कॉलेज वाले कह रहे नहीं, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि जितने लोगों ने मिड टर्म दिया है उनमें से एंड रिजल्ट क्या निकला, तो अब डिनोमिनेटर में क्या रखा होगा? जिन्होंने मिड टर्म दिया है। तो जब भी कुछ फिगर्स का आपस में रिलेशन परसेंटेज में देखना होता है तो ये जानना होता है कि बेस किसको रख रहे हैं। बेस मतलब, तो इस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 14.4% की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सेल 100 है परसेंट तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 14.4 है। यह बात पता हो शायद, लेकिन भूल भाल जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया है कि जब हम परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि किस बेस पे निकाली गई है, यानी डिनोमिनेटर किसको रखा है, यानी 100 किसको कह रहे हैं। इस मिसाल में 100 क्या है? सेल्स। ये 100 वाली बात आई समझ? पक्की बात है ना? है ये बात पता थी ना पहले? चलें अभी अगली चीज देखते हैं। अब करते हैं हम कैलकुलेशंस जीपी, मार्जिन और मार्कअप। अब देखते हैं, जो पता था ना, अब देखते हैं। ये पढ़ा होगा है, R1 में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिर QM में मार्कअप मार्जिन सीखा होता, इंट्रो में सीखा होता है, इंट्रो में। हाँ, जीपी मार्कअप, जीपी मार्जिन, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी बिजनेस, जीपी क्या होता है? हाँ, अगर किसी बिजनेस की सेल्स हैं 400 मिलियन और ये जो खरीदी गई थी या बनाई थी, इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 320 मिलियन, जीपी कितना है? 80 मिलियन। अरे वाह, 80 मिलियन। अब ये जो जीपी है, ये बिजनेस जानना चाह रहा है कि कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट? हाँ, किसका बेस क्या रखनी है? अगर इसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखना है, यानी 80/20%, और अगर इसको एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट देखना है तो 80/320। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कि 25% है? दोनों सही हैं। तो फर्क कैसे करें? फर्क कैसे करें कि इस 20% को कहेंगे जीपी मार्जिन और इस 25 को कहते हैं जीपी मार्कअप। यानी अगर जीपी मार्जिन हो तो बेस क्या होती है? सेल्स। मार्जिन में सेल्स बेस होती है और मार्कअप में कॉस्ट बेस होती है। यानी अगर जीपी मार्जिन है तो 100 क्या है? सेल्स। और अगर जीपी मार्कअप है तो 100 क्या है? कॉस्ट। चलें अब मार्कअप मार्जिन के कुछ सवालों में खेलते हैं।
यहां नोटेड, ये चीज नोटेड। चलें सवाल लिखें। सेल्स 390 मिलियन है, 390 मिलियन। जीपी मार्कअप 50% है, 50%। जीपी की अमाउंट बताइए, जीपी की अमाउंट आपसे रिक्वायर्ड है। वन 30। हाँ जी है। अच्छा, मैंने होशो आवाज पे सवाल बनाया है, इतना ही है बस जितना है, अब उसमें से ढूंढें। 130, 195, 260, हाँ जी 65, 260, हाँ जी 195, 130, 585। अच्छा, वैसे बिजनेस कमाल हो गया कि 390 में से 585 प्रॉफिट निकाल लिया, कमाल हो गया वैसे। अच्छा चले मैं बताता हूं फिगर। इसका 130 आंसर है, और जो बच्चे कर रहे हैं ना 390 इंटू 50%, %50 का मतलब है 50 पर 100, 100 में 50। ये जीपी मार्कअप है, मार्कअप। तो इसमें सेल 100 होती है, तो आप सेल के साथ ये परसेंटेज कर ही नहीं सकते। कॉस्ट 100 होती है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल पता होती फिर आप 50% करते, बिल्कुल ठीक था। ये सही है, ये गलत है। मार्जिन होता तो ये सही है, मार्कअप में सेल 100 है ही नहीं, तो 25-50% कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, ये जो परसेंटेजेस की आज बातें बता रहा हूं और आपको जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चों को लगा सर इतनी गहरी बातों की क्या जरूरत है। जरूरत है, सवालों में काम आती हैं ये चीजें, इसीलिए इस पे पूरी क्लास लगा रहा होता हूं। ये 50% देखें, अभी मैंने आपको सेल्स के ऊपर 3% कमीशन कहा था कैलकुलेट करने को। 3% को कैसे मल्टीप्लाई किया था? सेल से। क्यों? क्योंकि वो 3% ऑफ सेल्स थी। अगर मैं कहता कमीशन 3% ऑफ सेल्स है, तो आप उस 3% को टोटल परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देते। तो जिसकी परसेंटेज यानी जो बेस है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये जीपी मार्कअप है, क्या ये 50% सेल्स का 50% है? तो फिर ये नहीं कर सकते। तो 195 गलत है, 195 ओके। अब अगर मार्कअप, मार्जिन और ये जिन तीन चीजों के दरमियान रिलेशन होता है, इनमें से कोई एक फिगर पता हो, मेरे सवाल में कौन सी पता है? सेल्स। और कोई दूसरी फिगर निकालना हो, तो कुछ बच्चे इसको इक्वेशन से करते हैं, वो इक्वेशन से करना चाहे इक्वेशन से कर लें। मैं बहरहाल इसको ना यूनिटरी मेथड से बताता हूं। यूनिटरी मेथड ये है, ये आपको अगर पहले नहीं पता होगा, वैसे अगर पहले नहीं पता तो जरा ध्यान से सुन लें। एक बार समझ आ गया, पक्का हो गया, तो फिर इस जीपी मार्जिन मार्कअप के बाद अभी जो मैं और भी कैलकुलेशंस बताऊंगा वो भी हैंडल हो जाती हैं। इसलिए आप ये चीज समझ लें, जिदबाजी में छोड़ नहीं देना, समझ लें। जब हम मार्जिन को यूज कर रहे हो, तो मार्जिन के लिए याद रख लें कि सेल 100 होती है। यानी अच्छा, मैं बताने क्या लगा हूं? बताने ये लगा हूं कि इन तीन में से कोई एक फिगर पता है और जीपी मार्जिन मार्कअप की परसेंटेज पता है, तो हम कोई और फिगर निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताने लगा। जैसे मैंने अभी सवाल में क्या दिया था, सेल्स की अमाउंट दी थी और जीपी की अमाउंट पूछी है, तो क्या हम मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज को यूज करके
वो मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं या नहीं, ये सिखाने लगा हूं। तो इससे पहले ना आपको रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा। जैसे सवाल में अगर मार्जिन परसेंटेज दी हुई है तो मतलब सेल 100 है, और अगर सवाल में मार्कअप का परसेंटेज दी हुई है तो मतलब कॉस्ट 100 है। अब अगर मार्जिन लेट से 30% है तो इसका मतलब है कॉस्ट 70 होगी, और अगर मार्कअप 20% है तो मतलब सेल्स 120 होगी। तो मार्कअप मार्जिन का रिलेशन अप्लाई करते हुए आपको यह पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 100 क्या है, क्योंकि परसेंटेज आप लगा ही नहीं सकते सही जब तक आपको पता ही ना हो कि 100 क्या है। 100 किसको कह रहा हूं मैं, बेस को ना, जिसके हिसाब से वो परसेंटेज निकाली गई होगी। तो आप 100 पहचानेंगे तो परसेंटेज सही लगा सकेंगे। तो अगर मार्जिन है तो सेल 100 होती है, और अगर मार्कअप है तो कॉस्ट 100 होती है। अब यूनिटरी मेथड में उसको कह रहा हूं कि आप जब रिलेशनशिप बना लें तो फिर आपने पहचानना यह है कि आपको जो अमाउंट दी हुई है, कोई तो अमाउंट दी होगी, उसको डिवाइड कर दें जो इस रेशो में उसकी परसेंटेज बनती है। और मल्टीप्लाई कर दें जो अमाउंट चाहिए उसकी जो परसेंटेज है। तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी। अब इसको अपने वाले सवाल पे लगा लेते हैं। मैंने आपको सवाल में सेल्स बताई हैं क्या, 390 मिलियन, और जीपी परसेंटेज क्या बताई है, 50%। मार्कअप, अब जब मार्कअप कहा है ना तो आपको रिलेशनशिप पता हो कि मार्कअप का मतलब है कि ये 100 है, जीपी 50 है, तो सेल 150। अब मैंने पूछा क्या है, जीपी, यानी मैंने ये पूछा है, गिवन क्या है, ये गिवन है। तो फिर मैं निकालूंगा 390, 390 ये है, तो फिर ये क्या होगा, जो अमाउंट दी हुई है आप देखिए परसेंटेज में वो क्या है, वो 150 है। तो अगर ये, अच्छा मैं जो जुमला बोल रहा हूं उस पर ध्यान करें, 390 मिलियन अगर 150 है तो 50 क्या होगा, 150 से डिवाइड, 50 से मल्टीप्लाई, तो वो 130 मिलियन होगा। 390 मिलियन रुपीज अगर 150 है तो 50 कितना होगा, तो 150 से डिवाइड, 50 से मल्टीप्लाई, ये जीपी की अमाउंट आ जाएगी। इसकी और कराता हूं प्रैक्टिस। लिखें सवाल, इसको नोट कर रहे हैं तो पहले नोट कर लें, फिर और करते हैं सवाल। ठीक है, नोटेड। चलें सवाल लिखें। जीपी की अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 48 मिलियन है, 48 मिलियन, 48 मिलियन। जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन 20% है, 20%। कॉस्ट ऑफ सेल बता दें कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट बता दें। 48 मिलियन बताया था। जीपी मार्जिन बताया था, मार्जिन 20%, और जीपी की अमाउंट बताई थी 48 मिलियन, 48 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट पूछी है।
हाँ जी, अच्छा मैंने कहा है 20% मार्जिन, इसका मतलब है कि सेल 100 है और कॉस्ट फिर 80 है, और मैंने आपको अमाउंट क्या बताई है जीपी की ना, और पूछी क्या है कॉस्ट। तो 48 मिलियन 20 है, तो 80 कितना होगा? 192 मिलियन। ओके, नहीं ये भी नहीं समझ आया तो बेटे पूछो ना, जो नहीं समझ आया। ये भी नहीं समझ आया तो इसी को तो अप्लाई करके दिया है। हाँ, हमने जब ये परसेंटेज अप्लाई करनी है तो उसके लिए पहले ये पहचानना पड़ेगा कि मार्कअप है या मार्जिन है। जैसे इस सवाल में मैंने मार्कअप बताया था, इससे पहले वाले में 50% मार्कअप बताया था। इसका मतलब है कि कॉस्ट 100 है, और अगर कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 50 है तो सेल यकीनन 150 होगी। अब हमने इस रिलेशन को इस गिवन डेटा पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? मैंने आपको अमाउंट दी कौन सी है? सेल्स की। तो जो अमाउंट दी है वो लिखें, इसको डिवाइड करें, जो इस रिलेशनशिप में इसकी पहचान बनती है। इस रिलेशनशिप में सेल्स कितनी है? 150 है, तो 150 से डिवाइड, और मैंने पूछा क्या है? जीपी। जीपी इसमें कितना है? 50 से मल्टीप्लाई। ये फार्मूला बनाया मैंने कि जो अमाउंट गिवन है उसको डिवाइड कर दें इस रिलेशनशिप में ये कितना है, और मल्टीप्लाई कर दें जो हमें चाहिए वो कितना है। इस मिसाल में मैंने 20% मार्जिन कहा था। मार्जिन का मतलब है कि सेल 100 है। अब अगर सेल 100 है और ये 20 है तो कॉस्ट फिर यकीनन 80 होगी। इस रिलेशनशिप को पहचानने के बाद अब वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने आपको जीपी की अमाउंट दी है और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट पूछी है। अब वो फार्मूला लगाते हैं। ₹48 मिलियन जीपी है और मैंने कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट पूछी है। 48 मिलियन इस रिलेशनशिप में से क्या है? 20, तो 20 से डिवाइड, और जिसकी अमाउंट पूछी है वो इस रिलेशनशिप में क्या है? 80, तो 80 से मल्टीप्लाई। और लिखें सवाल। सेल्स 180 मिलियन, 180 मिलियन। जीपी मार्कअप 20%। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट बताइए। $150। अच्छा, इक्वेशन से जो लोग कर रहे हैं इक्वेशन से बिल्कुल कर लें, लेकिन यहां पर इक्वेशन में पर्सनली इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि वो बच्चे ना इक्वेशन लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि वो एक्स किसको रख रहे थे, उसमें गलती कर जाते हैं। दूसरा, ये जो खास तौर पे मैंने ये बात बताई है कि 100 कितना है या 80 क्या है, तो ये आगे ना कॉस्ट की कैलकुलेशन में ये ज्यादा हेल्प में करेगा, इसलिए कोशिश कर लो समझने की। हाँ जी, 150 सारे 150 मिलियन। चलें, ये मार्का मार्जिन बहुत है, आगे चलते हैं। सवाल लिखें। ये मार्का मार्जिन बस बहुत है, अब आगे जरा थोड़ी डिफरेंट चीजें बता रहा हूं।
कहानी सारी परसेंटेजेस वाली ही लगा रहा हूं, लेकिन बस ये मार्कअप मार्जिन की बात बहुत है। अच्छा, आपने अभी इनकम टैक्स अगर नहीं भी पढ़ा, यानी ये जो पेपर कैफ 2 4 कैफ 2 अगर अभी नहीं भी पढ़ रहे, लेकिन पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, सेल्स टैक्स का पता है? क्या होता है? जो बिजनेसेस गुड्स बेच रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी खरीदने आएगा उसके पास पैसे हैं तो आ रहे हैं ना, तो हमें देना पैसे, तो तुम ऐसा करना हमारे नाम पे उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। अब वो जिससे जितनी, यानी वो दुकानदार ये नहीं कहेगा भाई देखो अपनी जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने हिसाब से दे दें पैसे, तो गवर्नमेंट वाले एक परसेंटेज बताते हैं, और अगर वो परसेंटेज 16% है, मिसाल दे रहा हूँ 16%, तो उसकी कहानी ये होगी कि सेलर जब कस्टमर को कोई चीज बेचने लगेगा लेट से 200 रुपए की, और गवर्नमेंट वालों ने कहा है कि आप जब भी बेचें 16% हमारे नाम पे भी ले लेना। किसका 16%? 200 का। अब जब इसमें वो कितना बना, ये चीज ऐड करेगा तो कस्टमर से वो इतने पैसे लेगा। इस 232 को कहेंगे सेल्स इनक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इनक्लूसिव कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। ये सेल्स टैक्स की कहानी है। तो सेल्स टैक्स का लिख लें एक सवाल। सेल्स टैक्स 20% है। सेल्स टैक्स 20%। सेल्स टैक्स दोबारा से वर्ड लिखें, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इनक्लूसिव, सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स। पहले मैंने आपको बताया है सेल्स टैक्स 20% है, और फिर अगला सेंटेंस कह रहा हूं सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स 864 मिलियन है। 864 मिलियन सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दीजिए। सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दीजिए। जी कितना सेल्स टैक्स? देखें, जब सेल्स टैक्स लगना है ना, तो वो इनवॉइस वैल्यू जितने, इनवॉइस वैल्यू का मतलब है जितने का सेलर बेचने लगा था उसकी परसेंटेज होगी। अगर सेल्स टैक्स 16% है तो 16% किसका? सेल वैल्यू का। 20% है तो 20% किसका? तो जिसका परसेंटेज होता है वो 100 होता है। तो ये 100 है, ये 20 है, तो ये क्या है? ये 120। तो मैंने आपको अभी 864 मिलियन क्या बताया इसमें से?
वो ये बताया है। तो अगर 864 मिलियन 120 है, पूछा क्या है मैंने? 100 नहीं पूछा, टैक्स पूछा है 144। 144 पूछा है मैंने। 144 नहीं समझ आया? नहीं, चलें सेल टैक्स का एक और लिखें। सेल्स टैक्स 15% है, 15%। सेल्स टैक्स इंक्लूसिव, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ परचेजेस, सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट ऑफ परचेज 172,500, 1,72,500, 172,500। आपसे रिक्वायर्ड है कि परचेजेस की अमाउंट कितनी है? हाँ जी, 15% सेल्स टैक्स है। ये क्या है? ये 115 है, तो 115 से डिवाइड। पूछा क्या है मैंने? मैंने 100 पूछा है, तो 150। चलें और लिखें। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 35% है, 35%। ड्यूटी इंक्लूसिव, ड्यूटी इंक्लूसिव परचेज कॉस्ट, ड्यूटी इंक्लूसिव परचेज कॉस्ट 607,500, 6,07,500, 607,500 है। ड्यूटी की अमाउंट बता दें, इंपोर्ट ड्यूटी की अमाउंट बता दीजिए। ड्यूटी 35% है, यानी ये कितना है? ये 135 है, और मैंने ड्यूटी की अमाउंट पूछी है 35 पूछी। अच्छा, अभी तो बढ़ा रहे थे, अब कुछ कम कर लेते हैं। अगला सवाल लिखें। प्रोसेस लॉस 3% है, प्रोसेस लॉस 3% ऑफ इनपुट है, 3% ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब है मशीन में जितना मटेरियल डालेंगे वो इनपुट है, और मशीन से पकने के बाद जो बाहर निकलेगा वो आउटपुट है। आउटपुट है
237,650 kg, 237,650, 2,37,650 किलो। इनपुट बता दें कितना था? आउटपुट है 237,650 kg। तो इनपुट बताना है। हाँ जी, इनपुट कितना? 245,000। और ये कैसे? इनपुट का 3% लॉस है। इनपुट का 3%, इसका मतलब है कि जो आउटपुट होता है फिर वो 97 होता है। तो अगर ये 97 है तो मैंने 100 पूछा था, तो इसको 97 से डिवाइड, या ऐसे कह लें कि इसको, ये भी सही है, सबको सब सही है। जी किधर है, कौन है, कहां है? प्रोसेस लॉस 3% ऑफ इनपुट है। इसका मतलब है कि जितना किलो मशीन में डालेंगे, बेसन के अंदर आलू भर के समोसे बनाने के लिए, जितने किलो कढ़ाई में डालेंगे 3% उनका वजन गायब हो जाएगा। तो अब जो समोसे निकलेंगे वो इतने किलो हैं, तो इसका 3% जाया हो जाता है। अगर 3% जाया हो जाता है तो जो बनते हैं वो इसका कितने परसेंट है? 97%। तो आपको मैंने जो दिया हुआ था वो 97 है, जो पूछा था वो 100 है। तो 97 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, या ये कह लें कि मैंने जो गिवन था वो 97% था, तो उसको 97% से ग्रॉस करके इनपुट तक पहुंचेंगे। अच्छा, कल मैं आपको इसमें थोड़ी सी और कैलकुलेशंस कराता हूं, वो इंक्रीज डिक्रीज रह गया, वो करा के तो फिर मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।